हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारी लास्ट वीडियो में हमने हमारे अतीत के लेसन 2 स्टार्ट किया था, जिसमें व्यापार से साम्राज्य तक जो लेसन का नेम था उसमें हमने उसके 2 पेजेस रीड कर लिए हैं। इसमें हमने जाना था कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो महारानी एलिजाबेथ से परमिशन लेकर भारत में व्यापार के मकसद से आती है, लेकिन यहाँ पर वह व्यापार करने के साथ साथ यहाँ की राजनीति में भी हस्तक्षेप शुरू कर देती है। और किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के व्यापार में राजनीति में हस्तक्षेप करने से किस प्रकार से यहाँ पर और राजाओं के बीच युद्ध शुरू हो जाते हैं, यह हम आज के इस वीडियो में समझेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक था व्यापार से युद्धों तक। 18वीं सदी के आरंभ तक कंपनी और बंगाल के नवाबों में झगड़ा काफ़ी बढ़ गया था। औरंगजेब के मरने के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे। उस समय अन्य स्थानीय ताकतों की स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी। मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला एक के बाद एक बंगाल के नवाब बने। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो थी रियासतें काफ़ी बट गई थी। उसके बाद जो और नवाब बने वो अपने को शक्तिशाली समझने लगे थे। उनके बाद मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला एक एक करके बंगाल के नवाब बने। ये सभी नवाब शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियासतें देने से इनकार कर दिया। ये सारे नवाब कैसे थे? शक्तिशाली थे और उन्होंने कंपनी को रियासतें देने से मना कर दिया। उन्होंने कंपनी को व्यापार का अधिकार देने के बदले उनसे नजराने मांगे। उन्होंने कहा अगर हम आपको व्यापार करने का परमिशन देते हैं तो इसके बदले में आपको हमें कुछ ना कुछ देना होगा, कुछ गिफ्ट्स, कुछ पैसे। कंपनी को सिक्के डालने का अधिकार नहीं था। कंपनी को अपनी तरफ से सिक्के बनाने का अधिकार नहीं दिया गया और उसे किलेबंदी बढ़ाने से रोक दिया गया। कंपनी को और किलेबंदी बढ़ाने से भी रोक दिया गया। उन्होंने कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया और दलील दी कि उसी की वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली में कमी आती जा रही है। जो उस समय के नवाब रहे उन्होंने कंपनी के ऊपर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया और यह भी कहा कि कंपनी जो हस्तक्षेप कर रही है, जो धोखाधड़ी कर रही है, उसकी वजह से जो बंगाल की राजस्व वसूली यानी टैक्स की वसूली है उसके अंदर कमी आती जा रही है। नवाबों की ताकत भी कम होती जा रही थी। कंपनी ने टैक्स चुकाने से इनकार कर दिया और उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखकर नवाबों व उनके अधिकारियों का अपमान किया। अब ये जो थे आपस में ही, हमारे यहाँ के नवाब आपस में ही लड़ने शुरू हो गए थे। तो ये अंग्रेज लोग जानते थे कि अगर ये आपस में फूटेंगे तो इसका फ़ायदा हमें ही होगा। तो कंपनी ने देखा कि जब इनके आपस में ही तकरार चल रही है, इनकी अपनी शक्ति कम हो रही है, तो कंपनी ने भी टैक्स चुकाने से इनकार कर दिया और जो नवाबों के अफसर थे और नवाबों को कुछ अपमानजनक चिट्ठियाँ लिखी। कंपनी ने यह आरोप लगाया कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार नष्ट हो रहा है। उन्होंने इन चिट्ठियों में यह आरोप लगाया कि जो नवाबों के अधिकारी हैं, जो वहाँ के लोकल अधिकारी हैं, उनकी बेकार की मांगों की वजह से उनका व्यापार जो है वो धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। सरकार द्वारा शुल्क हटाने से ही व्यापार फल फूल सकता है और उनका ये कहना था कि अगर इस व्यापार को बढ़ाना है तो जो सरकार ने हमारे ऊपर टैक्स लगाया है उसको कम करना चाहिए या हटा देना चाहिए, तभी ये व्यापार आगे बढ़ सकता है। कंपनी यह भी जानती थी कि अपना व्यापार बढ़ाने के लिए उसे व्यापारी रियायतें और अन्य सुविधाएं देने में दखलंदाजी ना करे। कंपनी ये भी जानती थी कि अपना व्यापार बढ़ाने के लिए उसे व्यापारिक रियायतों और अन्य सुविधाएं देने में दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। कंपनी की कोशिश थी कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में किसी को नवाब बना दिया है। मतलब कंपनी ये चाहती थी कि जो सिराजुद्दौला का कम्पिटिटिव था उसमें से किसी को नवाब बना दिया जाए तो हमें फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन इसमें कंपनी कामयाब नहीं हो सकी। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म जारी किया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में अपनी टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोककर और सही तरीके से राजस्व चुकाए। उसको सिराजुद्दौला को यह पता चल चुका था कि कंपनी यह चाह रही है कि उसको हटाकर किसी ऐसे जो उसका दुश्मन हो उसे वहाँ का नवाब बना दिया जाए ताकि कंपनी के कार्य आसानी से चल सके। तो उसने क्या किया, कंपनी ने इसके बदले में वो ऐसा कर नहीं पाए तो सिराजुद्दौला ने कंपनी को हुक्म दे दिया कि वह हमारे जो राजस्व के जो राजनीतिक मामले हैं उनमें
टांग ना अड़ाए और जो टैक्स है वो पूरे समय से सही तरीके से चुकाए। किंतु जब दोनों पक्ष अड़ गए तो नवाबों ने अपने 30,000 सिपाहियों के साथ कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर धावा बोल दिया। जब नवाब भी नहीं माने और कंपनी भी नहीं माने तो उन्होंने कासिम बाजार में जो इंग्लिश फैक्ट्री थी उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार करके गोदाम पर ताला डाल दिया। सिराजुद्दौला की फौज ने क्या किया, कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया और जो उनका गोदाम था उसको ताला लगा दिया। अंग्रेजों के हथियार छीनकर अंग्रेज जहाज़ों को कब्जे में ले लिया गया। अंग्रेजों के हथियार छीन लिए गए, जो अंग्रेजी जहाज़ थे उनको नवाब ने अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे करने के लिए उधर का रुख कर लिया। अब उन्होंने जो कलकत्ता में उन्होंने अपना किला बना रखा था, जहाँ उनकी काफ़ी संख्या में रहते थे, वहाँ पर भी उसने कब्जा करने के लिए नवाब ने उस तरफ अपना रुख बना लिया था कि अब हम कलकत्ता स्थित इनके किले पर कब्जा करेंगे। जब मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनी तो उन्होंने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। इस सेना को नौसैनिक बेड़ों की मदद भी प्राप्त थी। इसके पश्चात अब क्या हुआ, जब मद्रास में तैनात कंपनी के अफसर, ये कलकत्ता की बात हो रही है, लेकिन जो मद्रास में कंपनी के अफसर तैनात थे, जब उन्हें पता पड़ा कि सिराजुद्दौला जो है हमारे कलकत्ता के किले पर चढ़ाई कर रहा है, वो उसको अपने कब्जे में करना चाहता है, तो उन्होंने भी रॉबर्ट क्लाइव के साथ साथ अपनी सेनाओं को वहाँ पर उनकी मदद के लिए भेज दिया। इसके पश्चात लंबे समय तक नवाब के साथ सौदेबाजी चलती रही, मतलब काफ़ी समय तक इनके बीच में बहस चलती रही। आप ये मान जाओ, आप ये मान जाओ, इस प्रकार की सौदेबाजी चलती रही। वो एक दूसरे को ऑफर देते रहे। अंत में रॉबर्ट क्लाइव ने 1757 में प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना की बागडोर संभाल ली। अंत में क्या हुआ, उन्होंने सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना की बागडोर संभाली, जिसमें नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई। यानी प्लासी का युद्ध शुरू हो गया था, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई। और नवाब की हार का सबसे बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफर की कारगुजारी थी। यानी अगर सिराजुद्दौला हारा था तो किसकी वजह से, उसका एक सेनापति मीर जाफर ने उसको धोखा दिया था। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा लेने से मना कर दिया, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने उसे यह लालच देकर अपने साथ मिला लिया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर कंपनी मीर जाफर को नवाब बना देगी। कंपनी ने मीर जाफर को लालच दिया कि अगर सिराजुद्दौला हार जाता है तो उसके हारने के बाद मीर जाफर को वहाँ का नवाब बना दिया जाएगा। इस वजह से मीर जाफर ने सिराजुद्दौला का साथ देने से मना कर दिया और उसने अपनी टुकड़ियों को युद्ध में हिस्सा लेने से रोक दिया। ठीक है, प्लासी के युद्ध को महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि भारत में कंपनी को यहाँ पहली जीत हासिल हुई थी। प्लासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला को मार डाला गया और मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालना चाहती थी। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। यदि यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े संभव था तो किसी राज्य पर कब्जा करने की आवश्यकता क्या थी। मगर अगर वहाँ के राजे, उस समय के नवाब या राजे कंपनी का साथ दे देते तो वह इस लड़ाई के बारे में नहीं सोचते, लेकिन उन्होंने कंपनी के इस गलत हरकतों के खिलाफ आवाज़ उठाई, तो इसकी वजह से युद्ध आरंभ हो गए। बहुत जल्दी कंपनी को महसूस होने लगा कि यह रास्ता भी कठिन नहीं है, क्योंकि कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी की बात नहीं मानते थे। बहुत जल्दी कंपनी को यह महसूस होने लगा कि यह रास्ता भी कठिन, यानी युद्ध का रास्ता कठिन नहीं है, क्योंकि कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी की बात नहीं मानते थे, क्योंकि उन्हें भी अपनी प्रजा के सामने सम्मान और संप्रभुता का नाटक करना पड़ता था। यानी जिन्हें कंपनी अपनी तरफ से जीतने के बाद उस गद्दी पर बैठाती थी, तो कई बार वह राजा भी, जैसे मीर जाफर को बैठाया, तो कई बार वह नवाब भी जो थे वो कंपनी की बात को नहीं मानते थे, क्योंकि उन्हें प्रजा के सामने भी अपने सम्मान को, अपनी संप्रभुता को बनाए रखना होता था। ऐसे में कंपनी क्या करती, जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध करना चाहा तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। पहले सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को बनाया, फिर मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई जो 1764 में हुई उसको भी हार का सामना करना पड़ा। उसे बंगाल से बाहर निकाल दिया गया। अब क्या हुआ, मीर कासिम भी उसका विरोध करने लगा, तो 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई और मीर कासिम को भी हराकर बंगाल से
बाहर निकाल दिया गया। मीर जाफ़र को दोबारा नवाब बना दिया गया। अब नवाब को हर महीने कंपनी को 5 लाख चुकाने थे। मीर जाफ़र दोबारा नवाब बना तो उसे कंपनी की शर्तें माननी थी। तो कंपनी ने सबसे पहली शर्त तो यही रखी कि उसे हर महीने कंपनी को 5 लाख रुपए देने होंगे। कंपनी को अपने सैनिकों के खर्चे से निपटने, व्यापारिक जरूरतों व अन्य खर्चों की पूरा करने के लिए और पैसे की जरूरत थी। कंपनी को वहाँ पर क्या करना था, व्यापार करने के लिए, अपनी सेना की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, व्यापार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, बाकी और खर्चों के लिए पैसे की ज़रूरत थी। कंपनी इलाके तथा कमाई दोनों बढ़ाना चाहती थी। कंपनी अपने इलाके भी बढ़ाना चाहती थी और कमाई भी बढ़ाना चाहती थी। 1765 में मीर जाफ़र की मृत्यु के बाद कंपनी के इरादे बदल गए थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने बुरे अनुभवों के चलते हुए क्लाइव ने घोषणा की कि अब हमें खुद ही नवाब बनना होगा। वो समझ गए थे कि अगर हम ऐसे ही दूसरों को नवाब बनाते रहे तो उनकी कोई ना कोई शर्तें हमें माननी पड़ेंगी और वो हमारे किसी ना किसी काम में रोड़ा अटकाते रहेंगे। तो जब मीर जाफ़र मरा तो उन्होंने सोच लिया था कि हम किसी भी और भारतीय को नवाब बनाने की बजाय खुद ही नवाब बन जाएंगे। इसका नतीजा यह हुआ कि 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान बना दिया। अब आप यहाँ पर नोट करेंगे कि 1765 में बंगाल का दीवानी किसे मिली थी, कंपनी को। दीवानी मिलने के साथ ही कंपनी का बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर कब्जा हो गया। दीवानी मिलने का मतलब होता है अधिकार मिल जाना। पहले तो उनको क्या था, सिर्फ जो नवाब थे वो कुछ पैसे देते थे, लेकिन अब वो खुद ही नवाब बन गए तो वहाँ के जितने भी संसाधन थे, जितनी भी चीज़ें थी, जो भी व्यापार था, सब पर कब्जा किसका हो गया, कंपनी का हो गया। इस प्रकार कंपनी की एक बहुत बड़ी समस्या हल हो गई। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें खरीदने के लिए ब्रिटेन से लाया गया सोना चांदी देना पड़ता था। कंपनी को क्या करना पड़ता था, यहाँ पर सामान खरीदने के लिए ब्रिटेन से सोना और चांदी मंगाना पड़ता था, जिसके बदले में उसे यहाँ की वस्तुएं प्राप्त होती थी। ठीक है, ब्रिटेन से लाया गया सोना और चांदी देना पड़ता था। इसका कारण ये था कि ब्रिटेन के पास उस समय भारत में बेचने के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। मतलब ब्रिटेन के पास उस समय भारत में बेचने के लिए सबसे अधिक क्या था, सोना और चांदी। प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी बहुत कम होने लगी। प्लासी के युद्ध के बाद क्या हुआ, ब्रिटेन से सोना जो था आना कम होने लग गया था, क्योंकि बंगाल की दीवानी मिलने के साथ ब्रिटेन से सोना लाना तो बंद हो गया। अब कंपनी भारत से मिलने वाले राजस्व के सारे ही अपने खर्चे पूरे कर सकती थी। मतलब पहले कंपनी को अपना खर्चा चलाने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ब्रिटेन से सोने का आयात करवाना पड़ता था, जिससे वो यहाँ पर खर्च करके अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकती थी। लेकिन बंगाल की दीवानी मिलने के बाद कंपनी की आय यहीं से ही होने लग गई थी, तो उसे वहाँ से सोना मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी और अपनी फौजों के खर्चे पूरे कर सकती थी। अब जो बंगाल की दीवानी से कमाई होती थी, उससे वह सूती कपड़े भी खरीद सकती थी, रेशमी कपड़े भी खरीद सकती थी और अपनी फौज के खर्चे भी उठा सकती थी। कलकत्ता में किलों और दफ्तरों के निर्माण का खर्चा भी उठा सकती थी। जो कलकत्ता में उन्होंने किले बना रखे थे, दफ्तर बना रखे थे, उनके निर्माण के खर्चे भी कंपनी अब उठा सकती थी। उसके बाद आएगा कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। नवाब बनने का केवल यही मतलब था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, वही इसके कई अन्य फायदे भी थे। कंपनी का प्रत्येक कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के सपने देखने लगा। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को जबरदस्ती अपनी जमीन और पैसे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर देने पड़े। भैया हार चुके थे वो, अब और नवाब कौन बन चुके थे, कंपनी के लोग। तो अब इन्हें बेचारों को मजबूर होकर अपनी जो ज़मीन थी, अपने जो पैसे थे, वो गिफ्ट के रूप में ये कंपनी के लोगों को देने पड़े, कंपनी के अफसरों को देने पड़े। स्वयं रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बहुत सी दौलत जमा कर ली थी। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास यानी अब चेन्नई आया तो उसकी आयु केवल 18 वर्ष की थी। जब 1743 में रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड से मद्रास यानी इंडिया आया था तो वो 18 वर्ष का था। 2 बार गवर्नर बनने के बाद 1767 में जब वह हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो यहाँ उसके पास 4,01,102 पाउंड के बराबर दौलत जो थी वो इकट्ठी हो चुकी थी। ये गौर करने वाली बात थी। जब वो 47 में आया था सिर्फ 18 साल का था। जो 1767 में वो भारत से गया तो वो इतनी ज़्यादा दौलत यहाँ से लेकर गया।
गौर करने वाली बात यह है कि क्लाइव गवर्नर ने अपने दूसरे कार्यालय में कंपनी के भीतर पहले भ्रष्टाचार को खत्म करने का हुक्म दिया गया था, लेकिन 1772 में उस पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा। उसे हुक्म क्या दिया गया था कि वह भ्रष्टाचार को खत्म करे, लेकिन 1772 में उस पर ही भ्रष्टाचार बढ़ाने का आरोप लगा, जिसके लिए उसे ब्रिटिश संसद ने अपनी सफाई देनी पड़ी, उसे ब्रिटिश संसद में जाकर अपनी सफाई देनी पड़ी। सरकार को उसकी अगाध संपत्ति के स्रोतों पर संदेह हो रहा था। वह भ्रष्टाचार के आरोप से तो छूट गया, परंतु उसने 1774 में आत्महत्या कर ली। भ्रष्टाचार के आरोप से तो वो छूट गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। कंपनी के सारे अफसर क्लाइव की तरह दौलतमंद नहीं बन पाए। कई अफसर अनेक बीमारियों और लड़ाइयों के कारण कम उम्र में ही मौत के मुंह में समा गए। उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी उचित नहीं होगा। उनमें से अनेक अफसर तो साधारण परिवारों से आए थे। उनकी यही इच्छा थी कि वे भारत में अच्छा पैसा कमाएं और ब्रिटेन जाकर आराम की जिंदगी गुजारें। कई अफसर धन दौलत लेकर वापस लौट गए। वहाँ उन्होंने आलीशान जीवन जिया। उन्हें वहाँ पुकारा नवाब जाता था, जो यहाँ से काफ़ी दौलत इकट्ठे करके चले जाते थे, तो वहाँ इंग्लैंड जाकर उनको वहाँ पर नवाब पुकारा जाता था, जो भारतीय शब्द नवाब का ही नबॉब पुकारा जाता था, जो भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण था। मतलब अंग्रेज लोग जो थे वो नवाब को इंग्लिश में नबॉब कहते थे। इन अफसरों के कार्टून बनाए जाते थे और नाटकों में भी इनका मजाक बनाया जाता था। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने आगे के 2 पेजेस रीड कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के पेजेस को रीड करेंगे। तब तक आपने मेरे इस वीडियो के साथ साथ अपनी बुक को ओपन करके इसे रीड करना है और समझना है। ओके, गुड डे।